Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and this is your physics lecture for class first year on the online classes of Real Scholars College. Students, you are studying your chapter number 8 about waves. Today our topic is 8.9 reflection of waves and phase change, page 272. First of all, we will discuss about the topic phase and then we will go to the topic reflection and then we will see the reflection of waves and different types of waves. स्टूडेंट्स फेज़ आपको पता है क्या था? मैं कहता हूँ कोई भी एक वेव जो किसी भी मीडियम के अंदर जाती है जिस टाइम, तो उसके पार्टिकल को वाइब्रेटरी मोशन करने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल अपनी स्टेट किसी भी स्टेट में होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट या मीन पॉइंट, उससे आप कहेंगे कि वो उसका फेज़ है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ पे, तो उसका फेज़ क्या है? कुछ थीटास। ठीक है, कुछ थीटास फेज़ है जो कि हमने रखा हुआ है 90 है इस पॉइंट पे। फिर जब वो हम कहेंगे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, कुछ उसका फेज़ चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आ गया फेज़ और चेंज हो गया, जब यहाँ पे आया फेज़ चेंज हो गया, जब यहाँ तक पहुँचेगा वापस, तो टोटल फेजेस कितने हो जाएंगे उसके? उसने कितने फेज़ जो हैं वो गुजारे हैं? 360 फेजेस। तो टोटल एक पार्टिकल के एक वाइब्रेशन के अंदर टोटल 360 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो फेज़ चेंज का मतलब बेसिकली ये है, फॉर एग्जांपल एक वेव है आपके पास, उसमें क्रस्ट है और ट्रफ है। एक क्रस्ट में कितने फेजेस आ रहे हैं? यहाँ तक 180, और अगला भी जो ट्रफ है उसमें भी कितने फेजेस आ रहे हैं? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 180, टोटल मिला के बने 360। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कोई वेव अब जाते वक्त क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में गई और किसी जगह से होकर वेब वापस आई है, कहीं से आगे किसी और जगह पे निकली, तो वहाँ से उसके मेन पहले क्रस्ट गया था, वहाँ से उसका ट्रफ वापस आया। फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी सिस्टम के अंदर वेव फॉर्म भेजी इस तरह, और मुझे आउटपुट पे वेव फॉर्म मिली इस कुछ इस शेप की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, गया क्रस्ट पहले था, ट्रफ बाद में, और वापसी भी ट्रफ पहले आया, क्रस्ट बाद में, तो कितना फेज शिफ्ट आ गया इसके अंदर? चेंज फेज कितना आ गया? फेज चेंज यस 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक पूरे क्रस्ट में 180 डिग्रीज होते हैं, तो क्रस्ट पूरा बदल गया ट्रफ से, तो कितना फेज डिफरेंस आ गया? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा 180 का, कम भी आ सकता है, ठीक है, या ज़्यादा भी आ सकता है। तो जितना भी आएगा वो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि इतना फेज चेंज आया है इस वेव में, एज एन जब ये इनपुट के तौर पे गई थी और जब ये आउटपुट के तौर पे मिली है हमें। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने फेज चेंज तो देखना है, लेकिन किस केस में देखना है? रिफ्लेक्शन के केस में देखना है कि रिफ्लेक्शन का के साथ फेज चेंज का क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो फेज तो किसी भी पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट उसका कोई भी स्टेट है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या स्टेट थी उसकी, उस वक्त उस स्टेट पे उसका फेज कितना था? हम कहते हैं जी इस पॉइंट पे 90 होता है, जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो 90 डिग्री फेज होता है उसका। एनीवेज, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के केस में फेज किस तरह चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए आपने मैकेनिकल वेव्स की सबसे पहले बात की। देखें, रिफ्लेक्शन जो है ना, बेसिकली वो फिनोमिना क्या है? वो फिनोमिना आपके पास है कि एक वेव किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो। ठीक है, मतलब एक वेव है, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ये मीडियम 1 है, और वो किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री, यानी ये जो बाउंड्री लगी है इसके ऊपर आके फॉल करे और टकराने के बाद पहले ही मीडियम में वापस चली जाए। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब वेव्स जो हैं, चूँकि अगर वेव्स हैं तो वो सारी जो टाइप्स की वेव्स हैं वो सब ये फिनोमिना शो करेंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, एब्जॉर्प्शन का, डिफ्रैक्शन का, ये सारे फिनोमिना हर वेव्स शो करती हैं। इधर वो मैकेनिकल हो, इधर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो। मतलब मैकेनिकल का मतलब ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि मैकेनिकल की दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। फिर मैकेनिकल के अलावा जो आपकी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, वो भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो आपके पास माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसके अलावा मैकेनिकल वेव्स में है तो वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ये वेव्स आपके पास मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो ये सब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना शो करती हैं। अब हम ज़रा मैकेनिकल वेव के केस में रिफ्लेक्शन का फिनोमिना को देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ली है आपकी बुक में, एक एग्जांपल ली गई है जी, फिगर 8.20। इसमें कहते हैं एक एक आपने स्ट्रिंग ले लेनी है, उसको एक एंड से आपने फिक्स कर देना है किसी भी
वॉल के साथ, ठीक है। दूसरे एंड से आपने उसके अंदर वेव्स जनरेट करनी है बाय मूविंग योर हैंड अप एंड डाउन, ठीक है। वेव्स जब जनरेट होंगी टुवर्ड्स द वॉल मूव करेंगी, टुवर्ड्स द वॉल मूव करेंगी, तो उससे ये होगा कि जब वेव्स वॉल की तरफ जाएंगी तो अब ये दूसरा मीडियम है ना, एक मीडियम क्या है जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है, स्ट्रिंग, अब वो दूसरी मीडियम में जाना चाह रही है, ठीक हो गया। अब दूसरा मीडियम क्या है, वॉल। अब जब वो जाएगी उसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद स्टूडेंट्स होता कुछ यूँ है कि आपकी वेव एक्शन करती है वॉल के ऊपर, और वॉल के रिएक्शन की वजह से उसका ये क्रस्ट जो होता है ये ख़त्म हो जाता है, वेव ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो क्रस्ट खत्म हो गया। अब जब वेव रिफ्लेक्ट होगी टकराने के बाद, वापस आएगी इन द फॉर्म ऑफ, क्रस्ट गया था ट्रफ, वापस आया इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ। तो आप ये देखें कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान कितना फेज डिफरेंस था, ये पूरी की पूरी क्रस्ट कितने की थी, 180 फेज की। तो जब क्रस्ट गया और ट्रफ वापस आया तो कितना फेज चेंज आ गया, 180, यस, ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया, फेज चेंज आ गया इसमें, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह के हम एक और एग्जांपल ले लें, उसमें हम बजाय ये एंड फिक्स करने के इस एंड को मूवेबल रखें, यानी जो हमारा एक्शन हो रहा है वो एब्जॉर्ब ना हो इसके अंदर, यानी कैंसिल आउट ना हो, बल्कि उस एक्शन का रिएक्शन हमें शो होता हुआ नजर आ जाए। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आपका एक्शन जो होगा क्रस्ट की मदद से वो कैंसिल आउट नहीं होगा, बल्कि इन दी फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ द रिंग आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जो क्रस्ट है वो गया और उसने रिंग एनर्जी, यानी बेसिकली वेव इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी गई, उसने अपनी एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन ट्रांसफ़र किया और इस रिंग को डिस्प्लेस करवाया। तो आपका वर्क डन नज़र आ गया आपको यहाँ पे, ठीक है, एज अ रिएक्शन ऑफ रिंग। अब वापस आपके पास दोबारा देखें स्टूडेंट्स, क्रस्ट ही आ रहा है, क्रस्ट गया था और क्रस्ट ही वापस आया, तो कोई फेस चेंज नहीं नज़र आया। तो इसका मतलब ये है कि हम यूँ कह सकते हैं, इसको चीज़ को अगर हम फिजिकली रिजेम्बलेंस बनाएं इसकी, ऑब्जेक्ट्स जो आगे पड़े हैं उनके साथ, ठीक है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आगे से ठोस हैं, जो अपनी जो सख्त हैं, या जिनको हम कहते हैं ओपैक, ठीक है, या डेंस कह सकते हैं, डेंसर है, जब उनके ऊपर वेव्स जाके पड़ेंगी, यानी एक वेव आई, अगर ये मीडियम डेंस है तो वेव क्या हो जाएगी, उसके अंदर अगर क्रस्ट आया था टकराने के बाद ट्रफ जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आएगा डेंसर मीडियम के केस में, जब डेंसर मीडियम पे फॉल करेगी। और अगर रेयर मीडियम पे फॉल करेगी या लेस डेंस मीडियम पे कोई वेव फॉल करेगी तो उसमें फेस चेंज नहीं आएगा। बाकी वैल्यूज़ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा उतना ज़्यादा फेस चेंज आएगा, जितना मीडियम कम डेंस होगा उतना कम फेस चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वॉल के केस में कितना फेस चेंज आया था आपके पास, 180 डिग्री, जिसको अगर आप वेवलेंथ की फॉर्म में देखें तो आपका क्रस्ट पूरा का पूरा बदल गया ट्रफ से। तो इसका मतलब ये है कि पूरी एक वेवलेंथ होती है क्रस्ट ट्रफ मिला के लैम्डा, तो सिर्फ क्रस्ट की कितनी होगी, λ/2, या सिर्फ ट्रफ की कितनी होगी, λ/2। तो आपके पास क्या हुआ था, क्रस्ट तब्दील हो गया था ट्रफ से, तो आपके पास फेस चेंज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितना आया था, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी λ/2, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ थी आपके पास अभी तक जनरल मैकेनिकल वेव्स की बात। अब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या उनमें भी ये फिनोमिना होगा, यस डेफिनेटली। तो फेज चेंज वहाँ पे भी अकर करेगा जो मीडियम के बगैर ट्रैवल करने वाली वेव्स है, फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स, वहाँ पे भी ये फिनोमिना होगा, ठीक है, जो हम डिफरेंट चीज़ों से डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन हमारे पास डिटेक्टिंग डिवाइसेस मौजूद है, ठीक है, उनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो वेव, मैकेनिकल हो, ठीक है, मैकेनिकल के आगे ट्रांसफर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों में ये काम होगा, हर किसी वेव में ये काम होगा, क्योंकि वेव्स जनरली क्या हैं, वेव्स जनरली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, अब्जॉर्प्शन सब फिनोमिना शो करती हैं। अगर वो ना करें तो उनको हम वेव कहें ही ना, ठीक। अच्छा, अब आप इसके अलावा देखें, स्पेसिफिकली बात करते हैं मैकेनिकल वेव के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक टाइप है साउंड वेव, उसकी रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो उसकी रिफ्लेक्शन को कुछ इस तरह, उसको भी यूँ ही कहा गया कि वो भी रिफ्लेक्शन, डेफिनेटली जब वेव है तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना तो शो करेगी, ठीक है। उसकी बात इस तरह है कि कहा यह जाता है कि जब आपके पास वेव जो है वो किसी मीडियम के ऊपर फॉल कर रही है, किसी बाउंड्री के ऊपर फॉल कर रही है, और अगर उस वेव की जो वेव फ्रंट है वो इकट्ठी उसके साथ बाउंड्री के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज इरेगुलर होगी। अब इकट्ठी फॉल करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्ट्रेट वेव फ्रंट आ रही है, मतलब सारी वेव्स इकट्ठी एक ही पॉइंट पे एक ही फेज़ पे है, सबका फेज़ यहाँ पे सेम है,
ठीक है, सब 90 डिग्री पे मैक्सिमम पॉइंट्स पे अपने। तो उस टाइम जब इकट्ठी ये बाउंड्री के साथ टकराएंगी तो आप कहेंगे कि रिफ्लेक्शन रेगुलर हुई है। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर वेव फ्रंट जो है वो ऐसे सर्कुलर सी हो, तो अब यहाँ पे देखें इसका वेव का कुछ और फेज़ है 30, इसका 35, इसका 40, इसी तरह इसका कोई फिर 30, फिर इसका 35 और इसका 30, इस तरह। कहने का मतलब ये है कि अब फेजेस डिफरेंट हैं, क्योंकि वेव फ्रंट देखें अब सर्कुलर वेव फ्रंट आ रही है। अब ये वाली वेव पहले इंटरेक्ट करेगी, ये वेव्स उसके बाद, ये वाली वेव थर्ड नंबर पे और ये वाली वेव्स फिर फोर्थ नंबर पे इंटरेक्ट करेंगी विद द बाउंड्री। तो इस केस में रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन होगी लेकिन डिपेंड करेगा कि वेव फ्रंट्स किस तरह आके बाउंड्री से टकरा रही हैं। तो वेव फ्रंट को फ्लैट होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए और मज़ीद यूजेस आपको यहाँ पे बताए हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलोहर्ट्ज़, इनको आप यूज़ कर सकते हैं समुंदर के नीचे जो मछलियों का अगर कोई झुंड है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, नीचे मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए, या इवन सी बेड की डेप्थ को मेजर करने के लिए, ये जो डेप्थ होती है इसको मेजर करने के लिए आप साउंड वेव्स यूज़ कर सकते हैं विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 किलोहर्ट्ज़, यानी जिन्हें आप अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो इंसानी कान नहीं सुन सकते। उसके लिए फिनोमिना आपका कौन सा यूज़ होता है? सोनार, ठीक है। सोनार आपका यूज़ होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, साउंड डिटेक्ट नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब आप डिस्टेंस वगैरह की हद का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और नेविगेशन मतलब कोई चीज़ आपने ढूंढनी है, पता लगानी है, डिटेक्ट करनी है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, सोनार का यूज़ करके फिनोमिना। इसके लिए स्पेशल वो जो जिसे आप कहते हैं वो डिवाइसेस यूज होती हैं, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वगैरह, ठीक है। वो सेंसर आपकी शिप है फॉर एग्जांपल, उसके नीचे एक ट्रांसमीटर लगा है जिससे वेव्स ट्रांसमिट होगी, और नीचे जिस ऑब्जेक्ट पे भी फॉल करनी है उस पर फॉल करेंगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी। तो आपके पास यहाँ पे एक रिसीवर लगा होगा, उस पर रिसीव होंगी और आप डिटेक्ट कर लेंगे जो भी आपने डिटेक्ट करना है। टाइम आपको पता होगा, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर आपको पता होगा, नीचे वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपको पता होगी, कितने टाइम के बाद वापस आई है ये आपको पता होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डेप्थ है या कितना डिस्टेंस है नीचे मौजूद चीज़ का या सी बेड का। एनीवे ये आपने पढ़ा हुआ है सब 10th क्लास में। इसी तरह सबमरीन्स वगैरह की अगर आपने डिटेक्शन करनी है तो आप सबमरीन्स की जो प्रोपेलर्स, जो उसके सबमरीन के नीचे जो प्रोपेलर्स लगे होते हैं, यानी पर वगैरह जिनसे वो आप दोस्त पानी में चल रही है, उसकी वजह से जो साउंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं पानी के अंदर, वो आप अपनी शिप के ऊपर लगे रिसीवर से रिसीव करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिप आप दोस्त नीचे मौजूद है, कितनी दूर मौजूद है, या कहाँ मौजूद है, या है भी मौजूद या नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों साउंड वेव से आप ये भी कर सकते हैं सारे। अच्छा, साउंड वेव की रिफ्लेक्शन के ऊपर इधर आप मज़ीद डिस्कशन आप देखें तो एक चीज़ है एको। आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा नाम एको का, और महसूस भी की होगी, जो बाहर साउंड आपको अपना ही साउंड वापस सुनाई देता है वो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव आफ्टर 0.1 सेकेंड इज कॉल्ड इको, ठीक है। आपके पास जो साउंड वेव आपको वापस सुनाई दे आफ्टर 0.1 सेकेंड, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल और एनी ऑब्जेक्ट or a cliff, the sound you hear is known as echo after 0.1 second, ठीक है। तो आप ये देखें स्टूडेंट्स कि इको सुनने के लिए आपको कितना डिस्टेंस दूर खड़ा होना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट से, ये चीज़ आप ज़रा ऑब्जर्व करें। ये तो आपको पता चल गया 0.1 सेकेंड के बाद, 0.1 सेकेंड पर जो साउंड आपको सुनाई देता है वो इको है, और उससे लेट भी, लेकिन उससे जल्दी नहीं। तो मिनिमम कितना डिस्टेंस हो कि आपको साउंड 0.1 के बाद सुनाई दे, 0.1 सेकेंड के बाद। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है नॉर्मली? 340 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया, आप खड़े हो गए दीवार से दूर, ये दीवार है, ये खड़े हो गया आप, ये साउंड आपका और वापस आएगा। तो जाने का भी डिस्टेंस, आने का भी डिस्टेंस, दो डिस्टेंस है ना, मतलब जाते हुए और आते हुए जो टोटल टाइम लग रहा है वो आपको पता है कि वेव ने कितना टाइम लगाया, ठीक है, ये आपको पता है। इसके अलावा स्पीड आपको पता है v, ठीक है। निकालना क्या आपने डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस आपको चाहिए, कि कितना दूर आप खड़े हो तो आपको 0.1 सेकेंड के बाद वेव सुनाई दे। स्पीड आपको पता है, टाइम आपको पता है, 0.1 सेकेंड चाहिए, इससे कम का ना हो, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये देखें फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी लगेगा। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी होता है ना, क्योंकि वी इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी से आपके पास वो डिस्टेंस निकल आएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये होगी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया टाइम 0.1 सेकेंड। आंसर आपके पास आ गया 17 मीटर। क्यों डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि ये तो स्पीड है, ये टाइम है, डिवाइडेड बाई 2। तो वो 2 वाली बात वही है कि जाने और आने दोनों के लिए डिस्टेंस निकला, टोटल आएगा 34 मीटर। आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल,
आपका कितना डिस्टेंस है वॉल से, तो उसके लिए आप डिवाइड बाई 2 करेंगे 17 मीटर डिस्टेंस। तो आप किसी भी वॉल से, किसी भी ऑब्स्टेकल से 17 मीटर दूर खड़े हों तो आप आवाज़ दें, तो आपको जो अपनी आवाज़ अपने ही कान में सुनाई देगी, डायरेक्ट नहीं, वो दीवार से टकरा के आएगी वापस 0.1 सेकंड के बाद, वो इको होगी। ठीक है, अगर उससे कम टाइम में वापस आ गई, आप बहुत करीब खड़े हैं, 17 मीटर से भी ज़्यादा करीब खड़े हैं, तो आपको जो आवाज़ सुनाई देगी वो आपको समझ नहीं आ पाएगी कि आपकी अपनी आवाज़ होगी बेशक, लेकिन आपको समझ नहीं आ पाएगा कि ये आपने बोला क्या, ये आपकी आवाज़ मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस फिनोमिना का भी एक और नाम रखा गया है कि जब आपके पास आवाज़ 2 दफ़ा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद आपके कान तक पहुँचे। ठीक है, इसका नाम रखा गया रिवर्ब्रेशन। ठीक है, रिवर्ब्रेशन क्या है, आपके पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड को आप रिवर्ब्रेशन कह सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस 17 मीटर से कम है, लेस देन 17 मीटर होगा आपका डिस्टेंस वॉल से, तो क्या होगा, तो आपके पास साउंड जो है वो 0.1 सेकेंड से पहले आ जाएगा, वो सही सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे 3 वॉल हैं, इस तरह आप ये दरमियान में खड़े हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से साउंड भेजा, यूँ टकराने के बाद देखो यहाँ से जो वापस आ रहा है साउंड टकरू के, वो आपको जो सुनाई दे रहे हैं उसको आप चलो कह लो कि ये इको है, 17 मीटर अगर कवर करके आए। लेकिन अगर आप इस तरह खड़े हो, इस तरह, और आपके पास साउंड यूं गया टकराने के बाद, फिर आपके कान में पड़ा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद, क्योंकि आपका ये जो डिस्टेंस है ये 17 नहीं है, उससे कम है, तो अब जो आपको साउंड सुनाई देगा वो रिवर्ब्रेशन की वजह से सुनाई देगा, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, जो काफ़ी जगहों पे आपको महसूस भी हुआ होगा रिवर्ब्रेशन। अच्छा, इको आप लोग अवॉइड करते हैं, कैसे अवॉइड करते हैं, अक्सर इको आपको चाहिए भी होती है, अक्सर नहीं भी चाहिए होती। आप बेसिकली क्या करते हैं, आप साउंड एब्जॉर्बर्स, आपकी वॉल्स जो होती हैं घर की या किसी भी जगह की, वो आप क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बर्स वहाँ पे लगाते हैं, साउंड एब्जॉर्बर मटेरियल लगाते हैं, मतलब ओपैक मटेरियल लगाते हैं जो आपकी साउंड को एब्जॉर्ब कर लें और रिफ्लेक्ट ना होने दें। ठीक है, और जहाँ पे आपको इको चाहिए होता है वहाँ पे आप साउंड रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं, मतलब जो साउंड को रिफ्लेक्ट करें, आपको इको सुनाई दे। तो इन टॉपिक्स को आप रीड करें। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं सारे आपके, पेज नंबर 272 से लेकर 274, टॉपिक 8.10 से ऊपर तक आप रीड करें और इसको चीज़ को समझें, और अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर, अपना टॉप चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।